मैं रविंद्र कौशिक बोल रहा हूँ। वही रविंद्र कौशिक जिसे खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। मैं वही रॉ का जासूस हूँ जिसने 8 साल तक पाकिस्तान में रह के जासूसी करी और कई पाकिस्तानी सीक्रेट्स भारत पहुंचाए। मैं वही जासूस हूँ जो पाकिस्तानी आर्मी में मेजर की पोस्ट तक पहुंच गया था। मैं भारत का वही जाबाज जासूस हूँ जिसे 18 सालों तक पाकिस्तान के मियां वाली जेल में बेरहमी से टॉर्चर किया गया। मैं वही जासूस हूँ जो चाह कर भी अपने वतन नहीं लौट पाया और 18 सालों तक जुल्म सहने के बाद मैंने मियां वाली जेल में ही अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन मेरी जिंदगी हमेशा से तो ऐसी नहीं थी। मैं भी आप लोगों की तरह ही भारत के श्री गंगानगर शहर में एक आम और खूबसूरत जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे मेरे जीवन के आखिरी 18 साल नर्क जैसे पाकिस्तान की मियां वाली जेल में गुजारने पड़े। चलिए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। 11 अप्रैल 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में रहने वाले जेएम कौशिक और अमला देवी के घर में मेरा जन्म हुआ। मेरा घर पाकिस्तान बॉर्डर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित था। मेरे पिताजी श्री जेएम कौशिक इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर चुके थे। घर में मेरे माता पिता के साथ साथ मेरी 2 बहनें और एक छोटा भाई भी था। 3 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन श्री गंगानगर के एक छोटे से स्कूल में करवाया। बचपन से ही मेरा दिल पढ़ाई में कभी नहीं लगा क्योंकि सिनेमा और एक्टिंग से मुझे बेशुमार मोहब्बत थी। और मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया लोग भी मुझे विनोद खन्ना से मिलाने लगे। वो कहते कि मेरी शक्ल विनोद खन्ना से हूबहू मिलती है और ये सुन के मैं मनी मन बहुत खुश हुआ करता था। 12th क्लास पास करके मैंने श्री गंगानगर के ही एसडी बिहानी कॉलेज में बीकॉम करने के लिए एडमिशन ली। एक्टिंग के लगाव की वजह से मैंने ग्रेजुएशन के पहले साल में ही कॉलेज का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। बचपन से लेकर कॉलेज पहुंचने तक मैंने भारत के 2 मेजर वॉर्स देख लिए थे। 1962 का इंडो चाइना वॉर और 1965 को ही पाकिस्तान के साथ हमारी जंग। इसीलिए मन ही मन हमेशा से अपने वतन के लिए कुछ कर गुजरने की चाह थी। थिएटर में भी मैं हमेशा किसी सैनिक या फ्रीडम फाइटर का ही किरदार निभाना चाहता था। एक बार मुझे भगत सिंह जी का किरदार निभाने का मौका मिला और मैंने उस मौके को बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने दिया। मैंने भगत सिंह जी का किरदार इतना उम्दा तरीके से निभाया कि मैं दर्शकों में लोकप्रिय हो गया और उस किरदार के बाद दर्शक मुझे हमेशा ऐसे ही रोल्स में देखना चाहते थे। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दर्शकों के साथ साथ मैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया यानी कि रॉ के अफसरों के बीच भी मशहूर होने लगा। दरअसल उस समय 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था और ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बना दिया था। अब इस बात से पाकिस्तानी काफी ज्यादा निराश और शर्मसार थे। पाकिस्तान के अंदर बदले की एक खतरनाक आग जल रही थी जिसकी वजह से दोनों देशों में हमेशा तनाव बना रहता था। भारत सरकार को यह अच्छे से पता था कि पाकिस्तान अब बदला लेने के लिए अलग अलग जरियों से कभी भी भारत पर हमला कर सकता है और ये हमले भारत के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। हमारी खुफिया एजेंसी यानी रॉ ने इन हमलों से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एक्स लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट एक्स के तहत भारत में ऐसे देश प्रेमी नौजवानों को ढूंढा जाता था जिनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग थी। ऐसे नौजवानों को ढूंढकर उन्हें ट्रेन किया जाता था और एक काबिल जासूस बनाया जाता था जो पाकिस्तान में लंबे अरसे तक रह के पाकिस्तानी आर्मी और सियासत की सारी खुफिया जानकारी भारत पहुंचा सके, जिससे भारत हमेशा पाकिस्तान से एक कदम आगे रहे। रॉ के इस प्रोजेक्ट के लिए मैं एकदम फिट बैठा क्योंकि मेरे अंदर तो देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। मेरे पिताजी भी इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर चुके थे। ऊपर से मेरी नौजवानी का जोश, जब किसी चीज से कोई डर ही नहीं लगता था। खैर 1973 में मैं अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी यानी तीसरे साल में था जब हमारे थिएटर ग्रुप को नेशनल ड्रामा मीट के लिए लखनऊ बुलाया गया। एक्टर बनने की ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि नेशनल ड्रामा मीट में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना लगा रहता था और मैं इस उम्मीद में था कि शायद किसी हस्ती की नजर मुझ पर पड़ जाए। तो इस मीट में होने वाले प्ले के लिए मैंने खूब अभ्यास किया। प्ले में मैंने एक सैनिक का किरदार निभाया और सीन कुछ ऐसा था कि उस सैनिक को वॉर के दौरान चाइना के सिपाहियों ने पकड़ लिया है और भारत के सीक्रेट्स निकालने के लिए उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन तब भी वह सैनिक अपने वतन के लिए बिना अपना मुंह खोले चीनियों का जुल्म सहते सहते वीर गति को प्राप्त हो गया। मैं जानता था कि मैंने ये किरदार बड़ी बाखूबी से निभाया है, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लोग मेरी एक्टिंग देखकर सच में रो पड़ेंगे। प्ले खत्म होने के बाद दर्शकों की आंखों में आंसू देखकर मैं चौंक गया और साथ ही काफी खुश भी हुआ और मुझे पूरी उम्मीद थी कि किसी न किसी हस्ती की नजर मुझ पर जरूर पड़ी हो। मुझ पर नजर पड़ी तो, लेकिन किसी सिनेमा वालों की नहीं बल्कि रॉ के अफसरों की।
न जाने उन्होंने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा कि वह मुझसे बात करने आए और मुझे अपनी एजेंसी ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया। शायद वह मेरे दूसरों का किरदार निभाने के टैलेंट से प्रभावित हो गए थे, क्योंकि अल्टीमेटली जासूस का भी तो वही काम होता है ना। मैंने उस दिन पहली बार रॉ का नाम सुना था और उन अफसरों की बातें सुन के मैं रॉ से काफी प्रभावित हुआ। उन अफसरों ने मुझे बताया कि सैनिकों के साथ साथ भारत माँ के कुछ ऐसे वीर सपूत भी होते हैं जो सरहद पर रहकर नहीं बल्कि सरहद पार करके अपने देश की रक्षा करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझे भी अपने देश की रक्षा करने का एक मौका देना चाहते हैं। अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मैंने रॉ को ज्वाइन करने का मन बना लिया था। अब क्योंकि मुझे रॉ को एज अ स्पाई ज्वाइन करना था, तो मैं इसकी जानकारी अपने घर वालों को भी नहीं दे सकता था। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे दिल्ली में नौकरी मिल गई है और मैं नौकरी करने के लिए दिल्ली जाना चाहता हूँ। घर वालों ने मुझे हंसी खुशी दिल्ली के लिए रवाना भी किया, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि मैं नौकरी करने दिल्ली नहीं बल्कि जासूसी की 2 साल की ट्रेनिंग लेने अमृतसर और पठानकोट रहने वाला था। 2 साल की एक बहुत ही कठिन ट्रेनिंग में मुझे उर्दू सिखाई गई, नमाज पढ़ना सिखाया गया, इस्लामिक रिलीजन के बारे में A to Z सब कुछ बताया गया और इवन मेरा खतना तक करवाया गया। इस ट्रेनिंग ने मुझे पूरी तरह से एक पाकिस्तानी मुस्लिम नौजवान में बदल के रख दिया था। मुझे पाकिस्तान की ज्योग्राफी से लेकर राजनीति तक छोटी से छोटी चीज से वाकिफ कराया गया। मतलब मेरी ट्रेनिंग इतनी रिगरस थी कि अब मैं पाकिस्तान के बारे में वहां रह रहे आम लोगों से ज्यादा जान चुका था। ट्रेनिंग में मेरे हुलिये को एक पाकिस्तानी नौजवान जैसा बनाया गया और इस प्रोसेस में उन्हें ज्यादा तकलीफ भी नहीं हुई, क्योंकि मेरी पंजाबी जुबान, मेरा चेहरा, मेरी कद काठी एकदम पाकिस्तानियों जैसी ही थी। बस मेरा पहनावा बदल दिया गया और मुझे देखकर तो अब कोई बता ही नहीं सकता था कि मैं पाकिस्तान का नहीं। ट्रेनिंग के दौरान मेरा घर आना जाना भी हुआ करता था। मैं हमेशा घर वालों से एक पर्दा रखता था। मैंने कभी उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं दिल्ली में नौकरी नहीं बल्कि जासूसी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं घर वालों के सामने हमेशा हंसता खेलता रहता था और उन्हें इस बात का एहसास कराता था कि मेरी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। 1975 में रॉ ने मेरे रविंद्र कौशिक होने के सभी भारतीय दस्तावेजों को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरा नाम सभी भारतीय रिकॉर्ड से मिटा देने के बाद मुझे एक नई पहचान दी गई। अब मेरा नाम रविंद्र कौशिक से बदलकर नबी अहमद शाकिर हो चुका था। मुझे पाकिस्तान का बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड दिया जाता है और फाइनली मुझे मेरे पहले मिशन पर भेजा जाता है। शुरू में तो मुझे छोटे छोटे 10 से 15 दिनों के मिशन पर ही पाकिस्तान भेजा जाता है, जिस दौरान मुझे वहां जाके दूसरे जासूसों से मिलना होता था, उन तक खबर पहुंचानी होती थी या उनसे कोई खबर लेकर वापस हिंदुस्तान आना होता था। 4-5 ऐसे छोटे छोटे मिशन को सक्सेसफुली पूरा करने के बाद रॉ ने मुझे अपना रेजिडेंट एजेंट बना के लंबे समय तक पाकिस्तान भेजने का फैसला किया, जिस दौरान मुझे पाकिस्तान में रह के भारत में रॉ तक पाकिस्तान की खुफिया जानकारी पहुंचानी थी। इस लंबे मिशन को लेके मैं काफी उत्सुक था, लेकिन मैं सच कहूं तो मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, क्योंकि इस बार मुझे ये नहीं पता था कि अगली बार मैं भारत कब लौटूंगा। खैर 1975 में ही मैं पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया और वहां पहुंचकर मैंने कराची को अपना बेस बनाया। मैंने सबसे पहले वहां एक मोहल्ले में रहने के लिए कमरा किराए पर लिया और धीरे धीरे वहां के लोगों से घुलना मिलना शुरू कर दिया। मेरी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त थी कि मैं बिना किसी परेशानी के आसानी से वहां के लोगों में घुल मिल गया और वहां के काफी लोग मुझे जानने पहचानने लगे। उस जगह का अच्छे से मुआयना करने के कुछ समय बाद मैंने LLB करने के लिए कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के दौरान मैंने LLB तो करी ही, साथ ही मुझे पाकिस्तान की जो भी खुफिया जानकारी मिलती थी उसे मैं लगातार भारत पहुंचा रहा था। LLB पूरी करने के बाद मैंने एक दिन अखबार में पाकिस्तानी आर्मी में हो रहे ऑफिसर रिक्रूटमेंट का इश्तेहार देखा। मैंने इश्तेहार देखकर वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का मन बनाया, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तानी आर्मी में अफसर बन जाता तो पाकिस्तानी आर्मी में होने जा रही किसी भी हलचल के बारे में मुझे पहले ही पता लग जाता, जिसे मैं भारत पहुंचाकर हजारों सिपाही और सिविलियंस की जान बचा सकता था। हाँ, मुझे मालूम था कि वहां पकड़े जाने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे वहां कड़ी सर्विलेंस के अंदर रहना पड़ेगा। ज्वाइनिंग के टाइम काफी बैकग्राउंड चेक भी होंगे, लेकिन तब तक देश के प्रति मेरे अंदर इतनी मजबूत भावना जाग चुकी थी कि मैं देश के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हो गया था। इवेंचुअली मैंने वो एग्जाम दिया और उसे पास भी कर लिया। जी हाँ, मैं रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर पाकिस्तानी आर्मी में अफसर बन चुका था और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भारतीय जासूस पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन कर पाया। ज्वाइनिंग के बाद मैं कुछ ही समय में पाकिस्तानी आर्मी में घुल मिल गया और अब मैंने पाकिस्तानी आर्मी की खुफिया जानकारी भारत पहुंचाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तानी आर्मी में हो रही सभी की मूवमेंट्स, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हो रहे सभी बड़े अफसरों की पोस्टिंग लोकेशंस,
और यहाँ तक कि उन ट्रेन की मूवमेंट्स जिनमें पाकिस्तानी आर्मी अपने हथियार को एक जगह से दूसरी तरफ ले जाती थी। इन सभी जानकारी को मैंने सक्सेसफुली भारत पहुंचाया। प्रधानमंत्री को मुझसे मिली इन जानकारियों के बारे में बताया गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे द्वारा भेजी गई ये जानकारियां किसी सोने की खदान से कम नहीं है। रविंद्र, तुम्हें मालूम तक नहीं है कि तुम्हारी वजह से भारत के कितने लोगों की जान बची है। हमें तुम पर गर्व है। इसी के साथ ही उन्होंने मुझे ब्लैक टाइगर कह के संबोधित भी किया। मुझसे मिल रही खुफिया जानकारी के चलते रॉ मुझसे बेहद प्रसन्न था। वह मुझसे कहते कि आज तक के इतिहास में हमें हमारे किसी भी जासूस ने पाकिस्तान की इतनी खुफिया और सटीक जानकारी नहीं दी। एक बार तो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने मिलकर कश्मीर में हमारे तकरीबन 10,000 सैनिकों पर हमला करने का प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान की जानकारी मैंने पहले ही रॉ तक पहुंचा दी थी, जिसके बाद रॉ ने उन सभी 10,000 सैनिकों को उस लोकेशन से ही हटा दिया। इस प्रकार उन सभी सैनिकों की जान बचा ली। पाकिस्तानी आर्मी में मेरा टेन्योर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे प्रमोशंस भी मिल रहे थे। वहां के अफसर मेरे काम से इतने खुश थे कि कुछ ही सालों में मैं मेजर की पोस्ट तक पहुंच गया था। लेकिन मुझे मालूम था जितनी बड़ी पोस्ट उतना ज्यादा पकड़े जाने का खतरा, इसलिए किसी को भी मुझ पर शक ना हो, इसीलिए मैंने वहां की एक महिला अमानत नबी से शादी कर दी। अमानत नबी हमारी आर्मी यूनिट के ही एक टेलर की बेटी थी, जिससे मैंने अपने मकसद के लिए शादी करी थी। लेकिन क्या करे जनाब, दिल तो जासूसों के पास भी होता ही है ना। समय के साथ साथ धीरे धीरे अमानत के लिए मेरा प्यार बढ़ता ही गया। मुझे वह बहुत अच्छी लगने लगी और उनके साथ मेरा एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम हमने अरीब रखा। अमानत के लिए मेरा प्यार इस कदर बढ़ गया था कि कई बार मेरा दिल करता था कि मैं उसे बता दूं कि मैं नबी अहमद शाकिर नहीं बल्कि एक भारतवासी रविंद्र कौशिक हूं। लेकिन देश प्रेम ने मुझे ऐसा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी। खैर, मुझे पाकिस्तान में 5 से ज्यादा साल हो चुके थे और 1981 में मेरे छोटे भाई की शादी तय हो गई थी। अब छोटे भाई की शादी थी तो घर वालों ने मुझे घर आने के लिए काफी फोर्स किया। मैंने रॉ से शादी अटेंड करने के लिए कुछ दिनों तक घर वापस जाने की अनुमति मांगी और वो मुझे मिल भी गई। सऊदी अरेबिया में उम्राह करने के बहाने से मैंने पाकिस्तानी आर्मी से कुछ दिनों की छुट्टी ली और अमानत को भी मैंने यही बताया कि मैं उम्राह करने सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ और कुछ ही दिनों में वापस लौट आऊंगा। उसके बाद मैं पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया पहुंचा, फिर वहां से मैंने दुबई की फ्लाइट ली और फिर फाइनली दुबई से वापस अपने भारत की फ्लाइट बुक करी। इस बार मैं पूरे 5 साल के बाद घर वापस आया था और घर पहुंचते ही मुझे देखकर सभी परिवार वाले बेहद खुश हुए। सबने मेरे ऊपर सवालों की बौछार कर दी, जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं। तो मैंने सबको बताया कि मैं दुबई में एक आम नौकरी करता हूँ और वहां सब कुछ अच्छा है। जब मैं सबको दुबई से लाए हुए तोहफे दे रहा था तो अचानक पिताजी ने कहा कि अब तो छोटे भाई की भी शादी हो गई है, अब आपकी भी शादी करा दी जाए। जिसे सुन के मुझे बहुत दर्द हुआ क्योंकि मैं शादी कर चुका था और मेरे घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे। बार बार पूछने के बाद मैंने उन्हें फाइनली बता ही दिया कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक लड़का भी है। यह सुन के पिताजी बहुत दुखी हुए और उसके बाद वह खामोश रहने लगे। एक दूसरे मुल्क की मुसलमान बहू को वह बिल्कुल नहीं अपना पा रहे। भाई की शादी पूरी होते ही मैं वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। इतने सालों बाद घर वालों से मिलना और थोड़े ही दिनों में वापस जाने के ख्याल से मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मन बार बार कह रहा था कि थोड़ा और रुक जाओ, पता नहीं अगली बार फिर से इनसे कब मिलने का मौका मिलेगा। किसको पता था कि मेरी ये उनसे आखिरी मुलाकात होगी। खैर, एक बार फिर देश प्रेम जीत गया और मैं वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। अब मैं पाकिस्तानी आर्मी में मेजर की पोस्ट पर था और अब मुझे पाकिस्तानी आर्मी की सभी खुफिया जानकारी आसानी से मिल जाती थी, जिन्हें मैं लगातार भारत रॉ के पास पहुंचा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी को शक होने लगा कि उनकी इंफॉर्मेशन कोई बाहर पहुंचा रहा है, क्योंकि वह जब भी भारत पर कोई भी बड़ा अटैक करने का प्लान बनाते तो उसकी जानकारी वह भारत पहले ही पहुंचा दे रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी के सभी मिशंस फेल हो रहे थे और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मिशंस को फेल होते देख आईएसआई ने बिना किसी को बताए आर्मी के सभी अफसरों पर सर्वेलेंस रखने का फैसला किया। अब मैं नबी अहमद शाकिर यानी कि रविंद्र कौशिक भी अंडर सर्वेलेंस आ चुका था। पाकिस्तानी आर्मी ने मेरा बैकग्राउंड चेक कराया तो उन्हें पता लगा कि पूरे पाकिस्तान में मेरा यानी नबी अहमद शाकिर का एक भी रिश्तेदार नहीं था, जिससे मुझ पर उनका शक और बढ़ गया। इस बीच 1983 में एक रोज मुझे रॉ से खबर मिलती है कि इनायत मसीह नाम का एक रॉ का एजेंट मुझसे मिलने आएगा और मुझे उसे कुछ जरूरी दस्तावेज देने थे।
लेकिन जब इनायत मसीह भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर रहा था तब उसे आईएसआई ने पकड़ लिया। आईएसआई ने उन्हें खूब टॉर्चर किया और इनायत मसीह टॉर्चर बिल्कुल नहीं सह पाए। उन्होंने आईएसआई को अपने साथ साथ रविंद्र कौशिक यानी मेरे बारे में भी सब कुछ बता दिया। इनायत मसीह ने उनको बताया कि मैं यहाँ भारत के एक जासूस रविंद्र कौशिक से मिलने आया हूँ, जो इस समय नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तानी आर्मी में मेजर की पोस्ट पर सर्व कर रहे हैं। यह सुन के आईएसआई के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई भारतीय जासूस उनकी आर्मी में मेजर बन चुका था। खैर, अब आईएसआई मुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है। आईएसआई के कहने पर इनायत मसीह मुझे मिलने के लिए जिन्ना गार्डन बुलाती है। मैं टाइम से वहां पहुंच जाता हूँ और उस दिन मुझे वहां एक अजीब सी खामोशी सुनाई देती। उस दिन पूरा गार्डन खाली था, मतलब मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। फिर मुझे याद आया कि आज जुम्मा है और ऊपर से भारत पाकिस्तान का एक क्रिकेट मैच भी है, तो शायद इसलिए लोग यहाँ नहीं आ सके। लेकिन असल में मुझे पकड़ने के लिए आईएसआई के कहने पर उस गार्डन को पूरा खाली कराया गया था। मैंने लगभग आधे घंटे तक वहां इनायत मसीह का इंतजार किया और उसके ना आने पर मैं जैसे ही वहां से जाने के लिए तैयार हुआ तब मैंने देखा कि अचानक कुछ आईएसआई के अफसर मेरी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, जिन्हें देखकर मुझे अंदाजा हो चुका था कि शायद अब मेरा पर्दा फाश हो चुका है। उन्हें अपनी तरफ भागते हुए देख मेरा मन भी किया कि मैं उन्हें अपने पाकिस्तानी आर्मी का आईडी कार्ड दिखा दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे समझ आ चुका था कि अब मैं पकड़ा जा चुका। उस समय मैं अपनी खराब किस्मत के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं पिछले 8 सालों से पाकिस्तान में रह के जासूसी कर रहा था और इतनी बाखूबी कर रहा था कि किसी को मुझ पर कभी शक नहीं हुआ। अब अचानक भारत से आए एक रॉ के ही दूसरे जासूस की गलती की वजह से मैं पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद वो मुझे सियालकोट के ही एक इंटेरोगेशन सेंटर में ले गए और वहां मुझे बेशुमार टॉर्चर किया गया। डंडे मार मार कर उन्होंने मेरे पूरे शरीर पे गहरे जख्म बना दिए थे। वह दिन भर मुझे डंडे और लाठियों से पीटा करते और रात में सीधा खड़ा करके एक पोल से बांध देते ताकि मैं बिल्कुल भी सो ना पाऊं। वह मेरे बदन से सारे कपड़े निकालकर मुझे घंटों तक बर्फ के सिल्लियों पर लिटा देते और मेरी पीठ पर लगातार डंडों से मारते और जख्मों पर नमक भी छिड़कते। कभी कभी मुझे इस कदर दर्द होता था कि मैं उसे सह ही नहीं पाता था और बेहोश हो जाता था। वो लोग इतने बेरहम थे कि जैसे ही मुझे होश आता वो फिर से मुझे पेटना शुरू कर देते थे। उन्होंने एक एक करके मेरे हाथों के सभी नाखून तक निकाल लिए थे। मैं अपनी बॉडी के बहुत से अंगों को तो फील तक नहीं कर पा रहा था। खाना तो दूर की बात है, वो मुझे पीने के लिए पानी तक नहीं देती थी। मुझे 5 बाय 5 की एक छोटी सी काल कोठरी में रखा जाता था। इसके अलावा मेरे साथ और भी कई ऐसे काम हुए जिन्हें बताने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। टॉर्चर सहते सहते मुझे 2 साल हो गए थे और 1985 में सियालकोट की कोर्ट ने जासूसी के चार्जेस में मुझे फांसी की सजा सुनाई। और मैं सच कहूं तो उस समय इस सजा को सुन के मैं जरा भी दुखी नहीं हुआ, बल्कि मैं खुश था कि अब फाइनली मुझे इस असहनीय टॉर्चर से मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक बार फिर मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और कुछ समय बाद मेरी फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया। पहले मुझे सियालकोट जेल में रखा गया, उसके बाद मुझे सियालकोट से कोट लखपत जेल में और फाइनली वहां से मियावाली जेल में ट्रांसफर कर दिया गया और टॉर्चर का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। इस टॉर्चर के साथ साथ अपना बचा हुआ सारा जीवन इस पाकिस्तान की मियावाली जेल में गुजारने का ख्याल अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा था। मियावाली जेल में मुझे एक छोटे से आइसोलेटेड सेल में रखा गया जहां मेरे अलावा और कोई नहीं था। उस सेल में मुझे शौच करने तक के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। मैं वहीं शौच करता और वहीं सोता। मुझे महीनों तक नहाने भी नहीं दिया जाता था और कभी 2-3 दिन के बाद खाने के लिए आधी कच्ची पकी रोटियां दी जाती। अकेले रहने की वजह से जैसे जैसे टाइम निकल रहा था वैसे वैसे मेरा दिमागी संतुलन भी बिगड़ रहा था और लंबे समय तक ढंग से खाना ना मिलने और गंदगी में रहने की वजह से मुझे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के साथ साथ कई और खतरनाक हार्ट की बीमारियां हो गई। मेरी इस हालत को देखकर फाइनली नए जेलर साहब को मुझ पर थोड़ा सा तरस आ जाता है और वो मुझे एक दूसरे हिंदुस्तानी कैदी के साथ सेल में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अब भी मुझे कोई दवाई नहीं दी जाती। दूसरे कैदी के साथ में होने की वजह से कम मेरा दिमागी संतुलन सुधर रहा था और मैंने धीरे धीरे जेल में भी अपने कनेक्शंस बनाने शुरू कर दिए थे। इन कनेक्शंस की वजह से किसी तरह मैंने अपने परिवार वालों को 6-7 खत पहुंचाए जिनका मुझे कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि खत मिलकर भी मेरे घर वालों ने मुझे वापस कोई जवाब नहीं भेजा, तो मुझे लगा कि शायद मेरे खत घर वालों तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन असल में मेरे सभी 6 खत घर पहुंचे थे जो मेरे घर वालों ने पढ़े भी और अब उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता लग चुका था। बस दिक्कत इस बात की थी
कि उनके खतों को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। अब तो टॉर्चर सहते सहते काफी समय हो गया था, लेकिन तब भी मैंने अपने मुंह से पाकिस्तानियों को कोई भी जानकारी नहीं दी। मेरे अंदर देश प्रेम अब भी जिंदा था और मुझे कहीं ना कहीं यह भरोसा था कि भारतीय सरकार मुझे इस जेल से निकालकर वापस भारत जरूर ले जाएगी। मेरे खत मिलते ही वहां भारत में भाई ने दिल्ली के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसने छोटे बड़े सभी अफसरों से गुहार लगाई। भाई ने उस वक्त के होम मिनिस्टर तक से गुहार लगाई, लेकिन सभी जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि सबने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया था। और तो और रॉ ने भी मुझे पहचानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। हालांकि मुझे ये बात ट्रेनिंग के दौरान बताई गई थी कि अगर आप मिशन के दौरान दूसरे देश में पकड़े जाते हैं तो रॉ और पूरा भारत आपको बिल्कुल डिसोन कर देगा और आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी मेरे अंदर ये विश्वास था कि जिस देश के लिए मैंने इतना कुछ किया है, इतना कुछ सहा है, वो कभी मुझे पहचानने से इनकार नहीं करेंगे। खैर, सभी जगहों से ठोकर खा के मेरा भाई गुहार लगाने प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा, लेकिन वहां भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया गया। धीरे धीरे 15 साल बीत गए और कोई जवाब न मिलने पर मेरा विश्वास टूटने लगा था। मुझे एहसास होने लगा था कि मेरे अपने ही देश द्वारा मुझे डिसोन कर दिया गया है। और इवन वो रॉ जिसके लिए मैंने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी, उन्होंने भी मुझे डिसोन कर दिया था। ऐसे समय में मुझे उन सभी जाबाज जासूसों का ख्याल आ रहा था जो देश की सेवा करते करते दूसरे देशों में पकड़े गए होंगे और इनाम या कोई प्राइज तो दूर, बल्कि उन्हें भी पहचानने से बिल्कुल इनकार कर दिया होगा। भारत सरकार का मेरे प्रति ये रवैया देखकर मैं काफी निराश हुआ। मुझे मन ही मन लग रहा था कि भारत जैसे महान देश के लिए कुर्बानी देने वाले को क्या यही फल मिलता है। मैंने अपने आखिरी खत में अपनी ये निराशा जाहिर भी करी। मैंने लिखा कि अगर मैं किसी पावरफुल वेस्टर्न कंट्री का होता तो मुझे यहाँ से 3 से 4 दिन में ही छुड़ा लिया गया होता। इसी के साथ ही मैंने अपने घर वालों को दवाइयां भेजने के लिए भी कहा, क्योंकि अब टीबी बहुत ज्यादा फैल चुका था और मुझे काफी तकलीफ हो रही थी। इंतजार करते करते मुझे 18 साल बीत गए और अभी तक भी मेरे तक कोई सहायता या दवाइयां नहीं पहुंची थी। और नवंबर 2001 में ट्यूबरक्लोसिस और हार्ट अटैक की वजह से मेरी मौत हो गई। जेलर ने खत के जरिए मेरी मौत की खबर घर तक पहुंचाई और ये खबर मिलते ही मेरे घर वाले पूरी तरह से टूट गए। छोटे भाई ने एक बार फिर मेरे पार्थिव शरीर को पाकिस्तान से भारत लाने के लिए भारत सरकार और रॉ से सहायता मांगी, लेकिन एक बार फिर उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन का वेट करने के बाद मुझे मियांबाली जेल के पीछे ही दफना दिया गया। मेरी मौत के बाद भारत सरकार ने मेरे परिवार को हर महीने 500 रुपए मुआवजा देने का फैसला किया, जिसको कुछ समय बाद बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। लेकिन 2006 में मेरी मां श्रीमती अमला देवी के निधन के बाद ये 2000 रुपए की मदद को भी वापस ले लिया गया। खैर, मेरे घर वालों का हमेशा से यह कहना था कि उन्हें पैसे की कोई मदद नहीं चाहिए, उन्हें पैसों की मदद से कोई मतलब ही नहीं है। उनकी लड़ाई हमेशा से मुझे घर वापस लाने की थी और अब जब मेरी मौत हो चुकी है तो अब उनकी लड़ाई मुझे रिकॉग्नाइजेशन दिलाने की है। मेरा भाई हमेशा भारत सरकार से ये कहता रहा कि जिस आदमी ने अपने देश के हजारों लोगों की जान बचाई, उसे कम से कम पहचान तो दी जाए, उसके काम को इंकरेज किया जाए और ये माना जाए कि वो भारत के लिए काम करता था और देश की सेवा करते करते उसने अपने प्राण निछावर कर दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं फाइनली आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि ये बात अब किसी से तो छुपी नहीं है कि सारे देश अपने जासूसों को दूसरे देशों में रेजिडेंट एजेंट बना के भेजते हैं, जहां कई बार वो जासूस अपने देश की सेवा करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और आज तक किसी भी जासूस को कोई अवार्ड नहीं मिला, उनका कोई मेमोरियल नहीं बना और शायद आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन आप लोग हमेशा ये याद रखें, अपने दिल में इस बात को बसा लें कि भारत के कुछ वीर सपूत और अनसंग हीरोज ऐसे भी हैं जो अपने देशवासियों की रक्षा करने के लिए शरत के पार जाकर देश की सेवा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।